Good morning, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. So, today we will discuss the Hindu dated 19th August. So, let's start. On the very first page, the first news is SC orders status quo on move to put panel in charge of IOA. तो IOA यहाँ पे क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका जो अफेयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था पहले कि इसके अफेयर्स किसको यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो इसी में इशू ये अराइज़ हुआ है कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये बोला है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट मूव लेता है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होने की वजह से हम ओलंपिक से बैन हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की रूल्स के हिसाब से, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशनल लेवल बॉडी लाइक IOA, हमारा अगर रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल बॉडी का IOA जैसे है, अगर कोई नॉन इलेक्टेड बॉडी करती है, जो कि नॉन इलेक्टेड बॉडी यहाँ पे कौन सी है, COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर ये करती है तो हमें यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, लाइक जैसे हमें फीफा में बैन कर दिया गया है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. The next news is on the page number 3, which says after Independence Day celebrations, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फ्लैग डिस्पोजल कंसर्न्स। तो यहाँ पे RWS को हार्ड टाइम आ गया है, क्योंकि उनको जो फ्लैग्स हैं उनको डिस्पोज करना है। तो हम यहाँ पे फ्लैग कोड डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2.2 सब क्लॉज 2 ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, अ डैमेज्ड और डिसेबल्ड फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड। इसका क्या मतलब है कि सेक्शन 2.2 क्लॉज 2 ऑफ द फ्लैग कोड ये कहता है कि इंडिया में का जो फ्लैग है, फ्लैग ऑफ इंडिया, अगर वो डैमेज्ड कंडीशन में है तो आपको उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हो, नहीं करना है। अंडर सेक्शन 2.2 सब क्लॉज 13, अ डैमेज्ड फ्लैग शैल बी डिस्ट्रॉयड एज अ होल इन प्राइवेट, की जो डैमेज फ्लैग है उसको रेस्पेक्टेबली या फिर डिग्निफाइड मैनर में उसको प्राइवेटली उसको डिस्ट्रॉय करना है, प्रेफरेबली बाय बर्निंग, जला के, मतलब प्रेफरेबली बाय बर्निंग और बाय एनी मेथड कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी, उसको डिग्निफाइड मैनर में डिस्पोज करना है। ओके, मूविंग फर्दर, यहाँ पे पेज नंबर 8 पे एंडोसल्फान का यहाँ पे मेंशन है। तो एंडोसल्फान आपको पता होना चाहिए कि एक पेस्टिसाइड है। ओके, मूविंग फर्दर, ऑन द पेज नंबर 10 द एडिटोरियल अपीयर्स हार्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो ऑथर हैं उन्होंने बताया है कि गांधी एंड नेहरू जी का विजन क्या था। लाइक गांधी जी हैड अ विजन ऑफ कंट्री नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स बाय रिलीजियस एंड कम्युनल वॉल्स। कम्युनल और रिलीजन लाइंस पे इंडिया का फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये ऐसा गांधी जी का विजन था। ठीक है, ही envisioned a country in which all Indians whether rich or poor would hold their heads high in dignity। उन्होंने एक ऐसी कंट्री, ऐसे इंडिया को एनविसाज किया था जिसमें रिच या गरीब या फिर अमीर दोनों के सर ऊंचे डिग्निटी में हों। इंडियाज़ टेरिस्ट विद डेस्टिनी, ये इंडियाज़ टेरिस्ट विद डेस्टिनी ये किसकी लाइन है, नेहरू जी की। was to provide पूर्ण स्वराज मतलब full freedom to all its citizens on the line of political freedom, social freedom and economical freedom। इन तीन स्फीयर्स में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए हर एक सिटीज़न के पास। पर ओवर द 75 ईयर्स हमने क्या अचीव किया है, तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले यही बताया है कि सैडली आफ्टर द 75 ईयर्स पॉलिटिकल लिबर्टीज़ और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं वो अभी भी कर्ब की जाती हैं, और जो सोशल इक्वालिटी है amongst the caste has not been achieved। So social equality among the caste has not been achieved। Lower caste citizens continue to live in great indignity। वो dignified life नहीं जी रहे हैं lower caste। एंड और जो सबसे यहाँ पे जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में है वो है लोअर कास्ट पुअर वुमेन, उनकी जो हालत है वो सबसे ख़राब है। एंड दे आर अमंग द मोस्ट ऑप्रेस्ड ह्यूमंस ऑन प्लैनेट, ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है,
ऑथर फिर नेक्स्ट पैरा में बोलते हैं, while the numbers of Indian billionaires increased during the COVID-19 pandemic, hundreds of millions of Indians lost their incomes when the country locked down during the pandemic. तो ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे, जब बिलियनियर्स इंडिया के बिलियनियर्स और रिच हुए ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस ने अपनी जो यहाँ पे जॉब है वो गंवाई, ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन. ओके, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, इससे इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है कि ऐसे कोविड-19 जैसे ग्रेव टाइम में भी अगर रिचेस जो हैव्स हैं वो रिच हो रहे हैं और जो हैव नॉट्स हैं वो और पुअर हो रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी दर्शाता है, ठीक है. इंडियाज़ ग्रेवेस्ट सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द डिफ़िकल्टी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैविंग इन अर्निंग गुड लाइवलीहुड्स. इंडिया में जो वास्ट मेजॉरिटी पीपल हैं उनके पास अच्छी लाइवलीहुड नहीं है. उनकी प्रॉब्लम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, इट्स द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. कि पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन व्हाट सेंस, इनसफिशिएंट एंड अनसर्टेन इनकम्स. लाइक आपको पता होगा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, उनकी जो जॉब है वो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है उनके पास. ऑलराइट, तो उनकी और इवन जो उनको कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं वो भी फेवरेबल नहीं होती हैं. एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस वेरेवर दे आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, फार्म्स. तो यही बताया गया है, वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है. इवन क्या होता है इंडिया में, जैसे जॉब स्विच करते हैं सीज़न के साथ, तो उनको कोई गारंटी नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन के साथ, जैसे क्या होता है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं इन्फ्लेशन के साथ डीएनएस अलाउंसेस वो उनके एडजस्ट हो जाते हैं, बट इनके नहीं होते हैं. कोई गारंटी नहीं है कि अगर पास्ट क्वार्टर में इनको 8 या 10,000 सैलरी मिल रही थी तो उससे नेक्स्ट क्वार्टर में उनको ज़्यादा मिलेगी, हो सकता है उनको कम भी मिले, और ऐसा ही होता है. ऑलराइट, तो यही इनइक्वालिटी है. द डोमिनेंट थ्योरी इन यूज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इज़ टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पे हम थ्योरी बोलते हैं कि अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा. तो ऐसा ऑथर बोल रहा है कि इससे कोई ज़्यादा प्रूव नहीं होती ये थ्योरी, ठीक है. तो इसको लेते हुए चलते हुए तो यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है. तो उनका जो रिफॉर्म पैटर्न था वो एम्प्लॉय साइड से था, मतलब लेबर जो लॉ थे उनके वो एम्प्लॉयर फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है. हाउएवर जो एनडीए अलायंस गवर्नमेंट आती है उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया एंड मूव टू रिफॉर्म द कंटेंट ऑफ द लॉज. उन्होंने एम्प्लॉयर साइड से उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की. इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे जो वीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इंटरनेम रिपोर्ट है की इंटरनेम रिपोर्ट है, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द स्टेट्स, यहाँ पे ऑथर ने इसको डिस्कस किया है. तो अब पहली बात तो ये है कि जो ये लेबर है, लेबर किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है. कंकरेंट लिस्ट में आने का मतलब क्या है कि जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों इस पे लॉ बना सकती हैं. बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क पकड़ा दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप इसको फ्रेमवर्क को लेते हुए आप आगे इसको फर्दर डेवलप करो. स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आपको कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे लॉज बनाने हैं. तो इसमें सबसे पहली जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको अप्लाई करने वाली वो है राजस्थान, ये आपको पता होना चाहिए. The report has focused on reforms of Industrial Disputes Act, which is to raise the limit of applicability of laws relating to terms of service and modes of dispute resolutions, roles of union to 300. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एक्ट में यहाँ पे चेंज किया गया था उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जैसे कि यूनियंस फॉर्म होती हैं किसी भी उसमें फैक्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पे मिनिमम जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो 300 होने चाहिए. तो इसका क्या मतलब है, इवन 299 भी होंगे तो वहाँ पे यूनियन फॉर्म करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है. तो आगे यही बताया कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट किया गया है. इसके आगे व्हाट इज़ क्लियर, रीडिंग थ्रू द रिपोर्ट वन कंक्लूजन इज़ अनमिस्टेकेबल, रिफॉर्म्स ऑफ लेबर लॉज have little effect on increasing employment in large enterprise. तो इन रिफॉर्म्स का लार्ज एंटरप्राइज पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ.
The report says that effect of labor reforms cannot be revealed immediately. रिपोर्ट कहती है कि जो लेबर रिफॉर्म्स का इफेक्ट है वो एकदम से नहीं आएंगे, नहीं देखे जा सकते हैं. दे विल टेक टाइम, उनको टाइम लगेगा. देयरफॉर इट इज़ टेलिंग दैट राजस्थान, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स, seems to have benefited the least from them. The overall story is hardly better. The share of employment in plants employing more than 300 people increased from 51.1% to 55.3% between 2010 to 2014. ये वो पीरियड है जहाँ पे emphasis was on administrative reforms and then increased less from 55.3% to 56% in 2017 to 2018, when some states made bolder reforms favorable for employers, though overall employment is affected by many factors. The bolder reforms post 2014 were designed to promote larger factories. This hardly happened because larger reforms that increase the threshold of application in Industrial Disputes Act are conceptually flawed. They cannot induce creation of large enterprise whom the laws will continue to apply. तो यहाँ पे in fact the report says एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल एंटरप्राइज इज़ बिकमिंग मोर इनफॉर्मल. यहाँ पे क्यों ऐसा बोला है ऑथर ने, क्योंकि हायर एंड फायर वाली पॉलिसी अब एम्प्लॉयर और इफेक्टिव मैनर में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. The report defines formal employment as the grant of paid leave, written contract and some social security. यहाँ पे रिपोर्ट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करती है कि ग्रांट ऑफ पेड लीव होगी. अगर लीव लेता है एम्प्लॉय तो उसको उसका पे उस दिन का उसको मिलेगा, वेज मिलेगी. रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा उस एम्प्लॉय के बीच में एंड सम सोशल सिक्योरिटी, कुछ सोशल सिक्योरिटी भी होगी. यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ऑथर ये बोलता है कि ये तो मतलब बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जो होनी चाहिए. इंक्रीजिंग, और फिर ऑथर इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करता है दैट द इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड ऑफ लॉज डाइल्यूट्स द राइट्स ऑफ एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर इन स्मॉल एंटरप्राइजेस. A widening gap rising above the analysis of numbers and trends of employment in the report to see big picture again. The conclusion is clear. The gap between where our economy is and where it needs to be is increasing. Between 1980 and 1990 जो अगर 1% GDP ग्रोथ होता था तो रफली 2 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होती थी. बट बिटवीन 1990 टू 2000 इट डिक्रीज टू 1 लाख पर परसेंटेज ग्रोथ. ठीक है. तो 1980 से 1990 के पीरियड में अगर 1% GDP ग्रोथ होती थी तो उसके बदले 2 लाख न्यू जॉब क्रिएट होती थी. लेकिन वो घट के 1990 से 2000 में 1 लाख हो गई कि 1% GDP ग्रोथ पे 1 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी. एंड इट फर्दर फेल फ्रॉम इन द पीरियड ऑफ 2000 टू 2010, जहाँ पे ओनली 50,000, a half of lakh जॉब क्रिएट हो रही है 1% ऑफ GDP ग्रोथ पे. अब फंडामेंटल रिफॉर्म्स बताए हैं कि ऑथर ने कि क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ठीक है. बोलता है ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे कि GDP ऑटोमेटिकली जॉब नहीं प्रोड्यूस करेंगी. GDP ग्रोथ ऑटोमेटिकली जॉब यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो हमें जो लेबर पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है टू एनेबल द जनरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी लाइवलीहुड्स फॉर इंडियन सिटीजन्स. इसको अचीव करने के लिए जो फंडामेंटल रिफॉर्म रिक्वायर्ड्स हैं वो पॉलिसी में आर मेड. इफ़ द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म इज़ सपोज टू बी इम्प्रूवमेंट ऑफ ईज़ ऑफ अर्निंग, बेटर लाइवलीहुड्स फॉर ऑल citizens and with more dignity, whether they are farmers, factory workers or service employees, they should not be listened to most of all within their enterprise and in the process of shaping policies. तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि अगर हमें बेटर जॉब क्रिएट करनी है तो हमें एम्प्लॉयर की साइड से नहीं, हमें एम्प्लॉय को देखते हुए डिसीजंस या फिर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो लाइवलीहुड भी अर्न करें और एक डिग्निफाइड लाइफ भी जिएं. ऑलराइट, मूविंग फर्दर,
सो दिस इज़ पेज नंबर 11, शुड देयर बी लिमिट्स ऑन फ्रीबीज़। तो फ्रीबीज़ के यहाँ पे आप डिस्कस किया है, ये आपके GS3 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑथर्स ने, रितिका खेरा एंड NRB, दो ऑथर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि पिटीशन गई थी डिमांडिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट प्रॉमिस इर्रेशनल फ्रीबीज़। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया है, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन वेलफेयर एंड फ्रीबीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर बोलते हैं कि फ्रीबी और वेलफेयर में एक प्रॉपर लाइन या फिर डिमार्केशन करना इजी नहीं है, क्योंकि फ्रीबी कुछ लोगों के लिए जो है प्रिविलेज हो सकता है एंड कुछ लोगों को के लिए फ्रीबी एज अ फ्रीबी हो सकता है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक पुअर को देंगे, पुअर चाइल्ड को देंगे, पुअर फैमिली को देंगे, तो वहाँ पे उसका एक अलग इफ़ेक्ट होगा, और एक रिच फैमिली को देंगे तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा। तो अगर पुअर फैमिली को देंगे तो वो वेलफेयर साइड में काउंट होगा, और अगर आप रिच फैमिली को देंगे तो फ्रीबी साइड में काउंट होगा। वेरेज यहाँ पे NR भानुमूर्ति का ये कहना है कि इफ़ वी लिमिट आवर सेल्स टू इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, तो एक फ्रीबी इज़ एनी पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन दैट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। ऑथर का कहना ये है कि अगर हम एक पब्लिक पॉलिसी को एक पर्सपेक्टिव से चलें कि कोई भी एक्शन जैसे कि हमने लिया है, वो गवर्नमेंट लेती है या स्टेट लेती है इंटरवेंशन के, उसमें पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन के चलते, तो अगर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, तो उसको तो हम वेलफेयर में काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन है जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन को या फिर प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर वो सिर्फ अपीजमेंट के लिए है, उसका कोई रोल नहीं है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म में, तो उसको हम यहाँ पे फ्री भी काउंट करेंगे। यहाँ पे फ्री भी एक्चुअलिटी में इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में है या फिर इशू इसका इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत हो जाता है इसकी वजह से। इज़ इंडिया स्पेंडिंग टू मच ऑन वेलफेयर और फ्री बीज? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कंपेरिजन्स विद श्रीलंका? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर ने NRB ने बोला है कि let's first understand what's happening to the fiscal situation of states. Studies, especially RBI study of state finances, have showed that from 2014 onwards, the social sector expenditure at state level has been declining even after states were giving more resources. तो RBI की यहाँ पे जो study of state finances है 2014 के ऑनवर्ड्स, वो ये बताती है कि जो सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर है स्टेट का, वो डिक्लाइन कर रहा है इवन आफ्टर दो सेंटर स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देती है उसके बाद भी। ठीक है, इवन उनको मोर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं स्टेट्स के, तब भी वो ये उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पे कम स्पेंडिंग कर रहे हैं। एंड then he says that it would be unfair to compare India with Sri Lanka, but clearly there are some lessons to be learned. Alright. Whereas the other author says that the welfare spending in India is woefully low, कि जो वेलफेयर स्पेंडिंग इंडिया में है वो बहुत कम है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे 4.7 पब्लिक स्पेंडिंग है % ऑफ द GDP कंपेयर टू द 7% इन सब सहारन अफ्रीका, एंड इट इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग इन मैनी स्टेट्स। वी नेवर डिस्कस वेदर वी आर रेजिंग इनफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे ऑथर बोलती हैं कि हम रेवेन्यू साइड से अगर देखें तो क्या हम इनफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? वाई इज़ दैट क्वेश्चन नॉट asked in the Indian context when we know that we are not doing enough on the revenue front? तो यहाँ पे ऑथर पॉइंट ये बताना चाहती हैं कि हम एक्सपेंडिचर साइड पे तो देख रहे हैं, बट क्या हम रेवेन्यू साइड पे उसको देख रहे हैं? फॉर इंस्टेंस हमें देखने की ज़रूरत है रेवेन्यू साइड पर। फॉर इंस्टेंस द इनकम टैक्स बेस हैज़ बीन मोर और लेस स्टैगनेंट इन स्पाइट ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वी एक्सपीरियंस्ड अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो। तो जो टैक्स बेस है वो मोर और लेस कांस्टेंट ही है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो
स्टिली हो रहा है. बट देर आर ऑल्सो मैनी टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर नॉट यूजिंग, दैट वी आर नॉट यूजिंग एट ऑल. तो यहाँ पे रेवेन्यू साइड को इफेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि क्या हम जो टैक्सेस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जैसे कि वेल्थ टैक्स है, एस्टेट टैक्स है, इनहेरिटिंग टैक्स है. हम अगर उनको अप्लाई करते हैं इफेक्टिव मैनर में तो हमारा रेवेन्यू साइड पे ज़्यादा पैसा होगा गवर्नमेंट के, तो ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे. प्रॉपर्टी टैक्सेस इन इंडिया आर वेरी लो कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़. ठीक है. If we raise more revenues, we would have more to redistribute. The elite and privileged don't want to talk about these issues because they will end up paying these taxes. तो elite जो and privileged हैं वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं इस साइड से, रेवेन्यू साइड से, क्योंकि उनको गिव अप करनी पड़ेंगी काफ़ी सारी, उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. यू रेफर टू व्हाट हैपन इन श्रीलंका बट आई एम नॉट रियली श्योर. तो ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल सिचुएशन, यहाँ पे वेलफेयर स्पेंडिंग ने उसको ट्रिगर नहीं किया है जो सीन श्रीलंका में हुआ है. एंड द नेक्स्ट इज देयर ट्रुथ टू द बिलीफ दैट द स्टेट्स आर मोर प्रॉफिलिगेट इन देयर स्पेंडिंग देन सेंटर. क्या ये सच है कि जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मतलब इनअप्रोप्रिएटली स्पेंड कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑथर बोलते हैं कि अगर हम फिजिकल सिचुएशन ऑफ द व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल सिचुएशन ऑफ स्टेट्स वी नीड टू कीप इन माइंड दैट बिफोर 2015 to 16 states used to spend more resources on capital expenditure, largely following their medium term fiscal framework. तो FRBM में जो मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करते हुए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था स्टेट्स का वो काफ़ी अच्छा था. बट आफ्टर दैट एस RBI स्टडीज़ पॉइंटेड आउट देयर इज़ अ डिटोरेशन इन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर. 2015-16 के बाद उसमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में कमी आई है. तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है ये कहना चाहते हैं. ऑलराइट. Is there a room, considering India is still a developing country, to raise taxes and engage in greater redistribution? First author says that we all know that less than 6% of the people pay income tax in the country. Many policies and measures and institutions have been brought in to address the issue of widening direct base. But in the case of indirect taxes, I certainly feel that the GST is going to be a game changer. तो यहाँ पे ऑथर का ये मानना है कि जो GST है वो गेम चेंजर, मतलब इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है GST वो गेम चेंजर होगा. ऑलराइट. नेक्स्ट ऑथर का क्या पॉइंट है? देयर इज़ एन ओल्ड पेपर बाय थॉमस Piketty and his co-author that explores the reason why India has not been able to expand its tax base like China and Brazil, which at that time about 10 to 15 years ago already had a tax base of around 8%. One is that the tax exemption limit in India में जो tax exemption limit है वो per year बढ़ती रहती है. Now there is clearly a compliance issue भी है. Are we to believe that there are only 6% who are above threshold? तो ऑथर बोलता है कि यहाँ पे क्या 6% ही है हमारा जो टैक्स पे करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसा है तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो ग्रो कर रही है पर हमारा टैक्स बेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा है. तो कंप्लायंस इशू है यहाँ पे मेनली, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ऑथर ने आगे क्या बोला है कि अगर हम कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम वेल्थ टैक्स लगा देते हैं जो रिच पीपल हैं. ड्यूरिंग COVID-19 वन एस्टिमेट सजेस्टेड दैट एवरेज नेटवर्थ ऑफ 953 richest Indians was more than 5,000 crore rupees. Their combined wealth is about 1/4 of India's GDP. If you levy a one-time 4% wealth tax, अगर हम वेल्थ टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट इन पे 4% का, देन यू कैन गेट रेवेन्यूज़ वर्थ 1% ऑफ द GDP कलेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली टू
पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, वी आर रेजिंग 2.2% ऑफ जीडीपी थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पे जैसे पे इन्होंने पीछे बोला था कि प्रॉपर्टी टैक्स में हम सिर्फ 0.2% ऑफ द जीडीपी कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एवरेज है 0.6% ऑफ द जीडीपी, एंड इन ओईसीडी कंट्रीज़ इट इज़ 2% ऑफ द जीडीपी। तो हमें ये सब मेजर्स लेते हुए आगे अगर टैक्स कलेक्ट करता है तो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट तो अच्छा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा मनी होगा। What is your view on Supreme Court's suggestion to balance welfare spending and the loss that such spending may cause to public exchequer? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर का ये व्यू है कि जो the court has mentioned need to balance the welfare spending and our fiscal concerns, but I would also ask why the court isn't saying that we have to balance the SOPs that are given to the privilege with our fiscal concerns। जो फिजिकल पॉलिसी के चलते जो रिच पीपल हैं या फिर जो बिग एंटरप्राइजेज़ हैं उनको जो प्रिविलेज मिलती है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना चाहिए उसको। वन इज़ द कोर्स वन इज़ ऑफ कोर्स दीज बिग बैड लोन्स वेवर्स। दो बिग कॉरपोरेशंस का बैड लोन वेवर है वो एक इशू है। देयर इज़ ऑल्सो रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। एंड देर आर, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं इसका मतलब यही है कि इनइक्वालिटी ये बढ़ा रहा है। एंड देर आर थिंग्स लाइक वैनिटी प्रोजेक्ट्स दैट मैनी गवर्नमेंट्स हैव बीन स्पेंडिंग ऑन। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट इनको फंड करती है। ऑलराइट, और अगर हम माइक्रो बेसिस पे देखें कि जो गवर्नमेंट वुमेन है इन गवर्नमेंट सर्विसेज, देयर इज़ अ चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 2 years। मैटरनिटी बेनिफिट में उनको 2 साल की पेड लीव मिलती है, जो कि एक्सचेकर पे एक तरीके से बर्डन ही है। ऑलराइट, और सेकेंड ऑथर बोलते हैं कि सब्सिडी एक बैड वर्ड बन गया है इस कंट्री में, बट इट इज़ सर्टेनली नीडेड इन सम एरियाज़, और वो स्पेसिफिक एरियाज़ होने चाहिए और डिसाइडेड एरियाज़ होने चाहिए कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, मतलब मेरिट बेस्ड सब्सिडीज़ होनी चाहिए अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। सो दैट्स इट, एंड मूविंग फॉर now the next news which has appeared on the page number 16 is about Great Indian Bustards। तो आपको कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। कि सबसे पहला फैक्ट है कि इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान और एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं फॉर ग्रासलैंड। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अंडर द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। जो साइट्स हैं उसकी अपेंडिक्स 1 में प्रोटेक्शन है। CMS जो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, उसके अपेंडिक्स 1 में इनको प्रोटेक्शन है। एंड इवन इंडिया का जो WPA है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसमें शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन है। एंड मूविंग फर्दर ऑन द लास्ट न्यूज़, इट इज़ द HQ-17A। तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ HQ-17A। तो ये चाइना का सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।